हीट की, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था लास्ट क्लास में, ठीक है। उसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पे हम जो डिफरेंट स्पेसिफिक हीट्स होती हैं, जो डिफरेंट टाइप्स हैं, उनके बीच में एक मैथमेटिकल रिलेशन डिराइव करेंगे। एक बार थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूं आपको। हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा हुआ है पहले, ठीक है। सपोज हम किसी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए उसको हीट देते हैं डी क्यू। तो ये जो हम हीट दे रहे हैं डी क्यू, दिस डिपेंड्स ऑन मास एंड चेंज इन टेम्परेचर रिक्वायर्ड। अगर तो ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा तो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, और अगर टेम्परेचर में ज्यादा चेंज लानी है तब भी ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। सो डी क्यू इज प्रोपोर्शनल टू एम इंटू डी टी। बेटा अगर ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दें, वी कैन राइट डी क्यू इक्वल टू सी एम डी टी। ऑलरेडी हमने ये चीज डिस्कस की है। दिस सी इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट। नाउ दिस स्पेसिफिक हीट is of two types. One is called as specific heat at constant pressure, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं CP से। The other is specific heat at constant volume, that is represented by CV। पहले लॉजिकली देखो कि इनमें डिफरेंस क्या है, दोनों में से कौन सा बड़ा होना चाहिए। समझना बेटा, एक मैं आपको कुछ एक्सपेरिमेंटल बताता हूं। सपोज हमारे पास कोई कंटेनर है एंड इन दिस कंटेनर देयर इज सम गैस, देयर इज सम सिस्टम, एक गैसियस सिस्टम है। इसके टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए सपोज हम हीट दे रहे हैं डी क्यू, ठीक, बट हम प्रेशर नहीं बढ़ने दे रहे, सॉरी, हम वॉल्यूम नहीं बढ़ने दे रहे। सो व्हाट वी डू, विल कीप ऑन एडिंग सम वेट at the top of the piston so that the piston doesn't move up। अब यहां हम जो भी हीट देंगे उस हीट ने एक ही काम करना है, वो क्या है हमने डिस्कस किया, वो है टेम्परेचर बढ़ाना। बिकॉज वॉल्यूम को तो हम अलो नहीं कर रहे चेंज होने के लिए, सो दिस हीट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी और फॉर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ओनली, नथिंग एल्स। अब सेकेंड केस में हम क्या करें, यही सिस्टम ले लें और अब हम कुछ हीट दे रहे हैं, बट दिस टाइम वी वांट टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट। सी व्हाट विल हैपन, अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो प्रेशर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। अगर हम ऊपर से वेट डाल रहे हैं, वॉल्यूम को नहीं बढ़ने दे रहे, तो क्या होगा, अंदर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। बट नाउ वी वांट कि प्रेशर कांस्टेंट रहे, सो डेफिनेटली वॉल्यूम शुड इंक्रीज, ठीक है। एक्सपेंशन होना चाहिए तभी तो प्रेशर सेम रहेगा। इसका मतलब अब जो सेकेंड केस में हम हीट दे रहे हैं, दिस शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर टू पर्पसेस। एक तो हीट देने से टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मतलब इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी, बट एट द सेम टाइम टेम्परेचर, हीट देने से वॉल्यूम को भी बढ़ाना है, हीट का कुछ पोर्शन वॉल्यूम में भी चला जाना चाहिए। देखो जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम रखा, जब हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, तब जो हीट है ये सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, और जब हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है तब जो हीट है वो टेम्परेचर भी बढ़ा रही है और वॉल्यूम भी बढ़ा रही है, ठीक है। लेट मी से दिस इज डी क्यू डैश। अब इन दोनों को समझो। मान लो कि दोनों सिचुएशंस में इनिशियल टेम्परेचर वाज 20 डिग्री सेल्सियस,
एक बार हमने इसको कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन में हीट किया और एक बार कांस्टेंट प्रेशर कंडीशन में हीट किया, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या है कि टेम्परेचर जो है वो 20 से 30 हो जाना चाहिए इन बोथ केसेस। वी वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय सेम अमाउंट। तो किस केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, फर्स्ट या सेकेंड? अगर टेम्परेचर को 20 से 30 करना है तो सेकेंड केस में ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, बिकॉज सेकेंड केस वाली जो हीट है उसको दो काम करने हैं, टेम्परेचर तो बढ़ाना ही है, साथ में वर्क भी करना है जिससे वॉल्यूम बढ़े और प्रेशर कांस्टेंट रहे। पहले केस में उस हीट को एक ही काम करना है, तो टेम्परेचर ही बढ़ाना है सिर्फ। तो यहाँ तो कम हीट दे के भी काम चलेगा, बट यहाँ सिंस इस हीट ने दो काम करने हैं, सो वी नीड टू सप्लाई मोर हीट। सो प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए हमेशा ज्यादा हीट देनी पड़ती है एज कंपेयर टू वॉल्यूम कांस्टेंट रखने के। दैट इज व्हाई अंडर कांस्टेंट प्रेशर कंडीशंस जो स्पेसिफिक हीट है वो हमेशा ज्यादा होगी। मोर हीट इज रिक्वायर्ड फॉर द सेम इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसलिए अभी तो सिर्फ लॉजिकली बताया, मैथमेटिकली भी देखेंगे इसको। सीपी हमेशा सीवी से बड़ा होता है। Specific heat under constant pressure conditions is always more than the specific heat under constant volume conditions. समझ में आ गया क्यों? Because when we need to keep the pressure constant, the heat is to be utilized for two purposes, and constant volume में it is to be utilized for one only. तो यहाँ तो कम heat, लेकिन यहाँ ज्यादा heat देनी पड़ेगी। अब ये सीपी और सीवी का रिलेशन है क्या, वो तो डिराइव करेंगे ही, बट एक चीज यहां से क्लियर हो रही है कि अगर सीपी सीवी से बड़ा है तो सीपी बाय सीवी जो रेशो होगी, दैट रेशो विल बी ग्रेटर देन 1। सीपी टू सीवी रेशो विल बी ग्रेटर देन 1। इस रेशो को बेटा गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। और गामा की वैल्यू कितनी होगी, दैट डिपेंड्स ऑन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, वेदर इट इज अ मोनोटॉमिक गैस, इट्स अ डायटोमिक और इट इज ए ट्राइटोमिक गैस। वो हम केटीजी में कैलकुलेट करना भी सीखेंगे, हमारे पास एक लॉ भी है उसको कैलकुलेट करने का। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, गामा ग्रेटर देन 1 तो है ही है, बट कितना है, वैल्यू ऑफ गामा डिपेंड्स ऑन द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। एटॉमिसिटी समझ में आ रहा है? हीलियम के लिए कुछ और होगा, हाइड्रोजन के लिए कुछ और होगा। हीलियम इज मोनोटॉमिक, सॉरी हाइड्रोजन, हाँ हीलियम इज मोनोटॉमिक, हाइड्रोजन इज डायटोमिक। वाटर के लिए कुछ और होगा, इट्स ट्राइटोमिक, H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स, ठीक है। ओजोन के लिए कुछ और है, ऑक्सीजन के लिए कुछ और है। अब जो ऑक्सीजन के लिए होगा वही हाइड्रोजन के लिए भी होगा, O2 एंड H2 N2। डायटोमिक गैसेस के लिए वैल्यू डिफरेंट है, ट्राइटोमिक के लिए डिफरेंट है, मोनोटॉमिक के लिए डिफरेंट है, ठीक है। वो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला कॉन्सेप्ट बाद में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। अब ये सीपी और सीवी की रेशो तो ग्रेटर देन 1 है ही, स्टैंडर्ड उसका सिंबल गामा ही रखेंगे, हम इसको यूज करेंगे। बट व्हाट इज रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी? We have a relation between CP and CV। इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए we will consider 1 mole of a gas to make the thing simpler। consider 1 mole of an ideal gas और इसको हम 2 बार हीट करेंगे, दोनों कंडीशंस फुलफिल कराएंगे। कंसीडर 1 mole of an ideal gas। फर्स्ट केस में let dq be the amount of heat supplied under constant say volume conditions। Suppose dq is the amount of heat supplied under constant
वॉल्यूम कंडीशंस। देयरफॉर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन यूज करें, dq will be equal to 1, we have 1 mole of gas, cv into dt, ठीक है, जो मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी ऐसे, dq is equal to mc dt, ठीक है, here dq will be equal to 1 cv dt, but according to first law of thermodynamics, first law of thermodynamics के accordingly, this dq is equal to du plus pdv, and since इस कंडीशन में हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, सो dv 0, सो बेटा ये dq आपने लिख देना है du के बराबर। सो dq is equal to cv dt भी है, and dq is also equal to du, सो इन दोनों को अगर आप इक्वेट कर लें, सो वी राइट du is equal to cv dt, इसको इक्वेशन 1 तो बोलो, बट इसे एक फॉर्मूला भी मान लेना आप अब, कि जब जब आपको cv लिखना है, इट इज du by dt। cv equals to इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, दैट रेशियो इज cv, du by dt इज cv। दूसरा देखें, ये हमने हीट किया अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशंस। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें, सपोज वी वांट टू कीप द प्रेशर कांस्टेंट, कितनी हीट देनी पड़ेगी अब, लेट dq dash be the amount of heat, सेकेंड केस है ये, केस 1 था, दिस इज नाउ केस 2, dq dash be the amount of heat supplied under constant pressure conditions, then dq dash एक तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली आ जाएगा cp dt, ठीक है, जो वही फॉर्मूला, वही इक्वेशन है ये, mc dt, so we have taken 1 mole of gas, प्रेशर कांस्टेंट रखा, सो cp, एंड टेम्परेचर में चेंज उतना ही लाना है जितना पहले लाया था, एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, we write dq dash is equal to du plus pdv। जैसे यहां गया, एक तो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन और दूसरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट, दोनों को इक्वेट कर दिया। बेटा अगर हम इन दोनों को इक्वेट करें, देयरफॉर वी राइट cp into dt is equal to du plus pdv, ठीक। नाउ इक्वेशन 1 यूज कर ले, du किसके बराबर है, इट मीन्स cp into dt is equal to cv dt plus pdv, तो cp माइनस cv into dt हो गया pdv, इतना करो पहले, cp माइनस cv into dt आ गया आपके पास pdv, ठीक है। The ideal gas equation is PV equals to RT, because already we had 1 mole of gas. Differentiating both sides, keeping pressure constant.
बिकॉज इसमें सब्स्टिट्यूट करना है हमने। ये इक्वेशन किसके लिए है? व्हेन वी हैव कांस्टेंट प्रेशर। सो अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, आई विल राइट पीडीवी इक्वल्स टू आर dt। चलेगा ऐसे? नहीं तो ऐसे लिखते हैं P इंटू डी वी बाई डी टी इक्वल टू आर इंटू डी टी बाई डी टी, डी टी डी टी कैंसिल। ठीक है, तो P डी वी की जगह पी वी इक्वल टू आर टी हो गया, P डी वी हो गया आर डी टी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? देयरफॉर Cp माइनस Cv इंटू डी टी equals to r dt, dt and dt will be out. It means that Cp minus Cv equals to r. Cp Cv का डिफरेंस किसके बराबर आ गया? r, the ideal gas constant. ठीक है, and obviously you know this r is greater than 1. r का वैल्यू पता है, it is 8.31 joule per mole per Kelvin, right? तो यहां से भी आप बोल सकते हो that Cp is greater than Cv because their difference is greater than 1. So we have now two expressions. देखिए, one is Cp minus Cv equal to R, and the other is कि जो Cp divided by Cv है that is equal to gamma, which is greater than 1. So suppose हमें gamma और Cp की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको, या Cv की फॉर्म में। देखिए यहां से अगर Cp को एक्सप्रेस करूंगा, I will write Cp equals to gamma times Cv. So when I put it here, Cp की जगह क्या लिख दो? गामा टाइम्स Cv माइनस Cv इक्वल टू R. Cv कॉमन, इट इज गामा माइनस 1 Cv इक्वल टू R. तो Cv कितना हो गया? R डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1. इसका मतलब अगर हमें किसी गैस के लिए गामा पता होगा, R तो यूनिवर्सल है, अगर हमें गामा पता होगा तो हम Cv निकाल सकते हैं। एंड ऑब्वियसली जब Cv निकाल लेंगे तो Cp भी निकल जाएगा, बिकॉज Cp माइनस Cv R होता है। ठीक है, लेकिन हम एक्सप्रेशन Cp का भी डिराइव करेंगे। इसी एक्सप्रेशन से देखो Cv कितना बना? Cp बाय गामा बना Cv, Cv इक्वल्स टू Cp डिवाइडेड बाय गामा। तो यहां जब इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा, आई विल राइट Cp माइनस Cp डिवाइडेड बाय गामा इक्वल टू R. Cp कॉमन, 1 minus 1 by gamma equals to R. Again Cp, gamma minus 1 by gamma equal to R. तो अब देखो Cp कितना हुआ? गामा टाइम्स R ओवर गामा माइनस 1. ठीक है, अब इन एक्सप्रेशन से आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इफ यू फाइंड Cp माइनस Cv, गामा R ओवर गामा माइनस 1, ठीक है, कॉमन ले लो 1 बाय गामा माइनस 1, ऊपर से R भी कॉमन, गामा माइनस R ही आ जाएगा। Cp माइनस Cv करोगे अगर ये गामा वाले दोनों एक्सप्रेशन से, सो इट विल अगेन बी इक्वल टू R. अभी न्यूमेरिकल्स में हमें गामा की वैल्यू चाहिए होगी, although अभी हमने कैलकुलेट नहीं किया, बट डायरेक्टली वी कैन रिमेंबर द वैल्यूज।
ठीक है, मोनोटॉमिक, डायटोमिक और ट्राइटोमिक के लिए गामा की वैल्यूज मैं आपको लिख के दे देता हूँ। कुछ पर्टिकुलर केसेस तो जो हमने क्वेश्चंस में जो आते हैं वो देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनोटॉमिक गैसेस लाइक हीलियम, नियॉन, आर्गन, इनके लिए गामा की वैल्यू होती है 5/3। 5/3 मतलब 1.67 होगा, सब चेक करके देख लेना। फॉर डायटोमिक गैसेस like helium, नहीं, H2, O2, N2, etc. This gamma is 7/5 and is equal to 1.4. Gamma की value 7/5, which is 1.4, and for non-linear triatomic, like water, gamma is equal to 4/3, that's 1.33. ठीक है, ये आप डायरेक्ट इनको याद ही कर लो वैल्यूज को। सो दैट वी आर एबल टू कैलकुलेट कि अगर कोई मिक्सचर होगा गैसेस का, उसके लिए गामा कैसे कैलकुलेट करना है। For a mixture of gases, gamma is equal to N1 Cp1 N2 Cp2 divided by N1 Cv1 plus N2 Cv2. N1 और N2, यह 1 और 2 क्या हुआ गैसेस। Cp1 एक गैस के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू और Cv1 दूसरे गैस के लिए स्पेसिफिक हीट का वैल्यू। इसी को हम इन टर्म्स ऑफ गामा 1 गामा 2 भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इसको Cv1 से डिवाइड कर दूं, या अभी ऐसे रहने दो, चलो आपके पास गामा कितना होता है वैसे तो Cp/Cv, तो ये भी तो Cp/Cv जैसा ही है। अब जैसे मोनोटॉमिक गैस है, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। मोनोटॉमिक गैस के लिए गामा जो है दैट इज कितना बोला मैंने 5/3। तो बताओ व्हाट इज Cv फॉर मोनोटॉमिक गैस। अभी हमने फॉर्मूला किया R ओवर गामा -1 था कुछ, Cv इज R ओवर गामा -1। सो मोनोटॉमिक गैस के लिए Cv कितना हुआ R डिवाइडेड बाय 5/3 -1। कितना हो गया 5/3 -1 2/3, 2/3 आ गया। सो इट इज 3R/2, 3/2R। अच्छा, अगर ये 3/2R है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं कि Cp कितना होगा, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आल्दो वी हैव ए फॉर्मूला। इसमें R ऐड करोगे तो Cp बन जाएगा ना, Cp minus Cv is R, so that means Cp equals to R plus Cv, so Cp equals to R plus Cv, so it is 5R/। अगर मोनोटॉमिक की जगह डायटोमिक होती, जिसके लिए गामा होता है 7/5, तो बोलो Cv कितना R डिवाइडेड बाय 7/5 -1, so it will be 2/5, so that is 5R/2।
और इसी डायटोमिक के लिए Cp कितना 5/2 + 1 7R/2। समझ आ रहा है? ठीक है, ये Cp और Cv की वैल्यूज भी हम फाइंड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ गामा। एक क्वेश्चन लिखिए, क्यों लिख रही? राइट नाउ 2 moles of a monatomic, ये लिखना बाद में, पहले क्वेश्चन लिख लो। 2 moles of a monatomic and 3 moles of a diatomic gas are mixed together. What is the value of gamma for the mixture? 2 moles of a monatomic and 3 moles of a diatomic gas are mixed together. What is the value of gamma for the mixture? The value of gamma for this particular case is 31/21. अब एक छोटी सी चेंज लाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कि ये फ्रैक्शन में क्यों नहीं लिखा मैंने, या फ्रैक्शन में कितना आएगा। इसी क्वेश्चन को दोबारा से लिख करना है आपने, बस नंबर ऑफ मोल्स इंटरचेंज कर दो। Earlier we had 2 moles of monatomic and 3 moles of diatomic. Now you do the reverse thing. 3 moles of monatomic and 2 moles of diatomic are mixed together. What is the value of gamma? This 31/21 is 1.47, but this 29/19 is 1.52 या 53 के आसपास होगा। हमेशा ऐसा होगा बेटा। In every case, the value of gamma is close to 1.5. Close to 1.5 लिखा मैंने। See, when you write 1.4, it is not close to 1.5. 1.47 is close to 1.5. 1.52 is close to 1.5. लेकिन अगर N1 और N2 बराबर होंगे, बाद में वेरीफाई करना, 2 moles of monatomic, 2 moles of diatomic, अगर N1 और N2 बराबर होंगे, देन जो गामा आपका आएगा दैट इज एग्जैक्टली 1.5। 12/8, 3/2 ऐसे आएगी आपकी वैल्यू। ठीक है, अगर N1 और N2 डिफरेंट है, in every case the value of gamma will not be 1.5, it will be close to 1.5, but if the number of moles are equal, it is exactly 1.5. ठीक है, this is about gamma, Cp and Cv. Likewise you can calculate, जैसे आपको गामा पता चल गया मिक्सचर का, when you know the value of gamma for the mixture, you can find the value of Cv for the mixture. Cv is R divided by gamma minus 1. You put the value of R, put the value of this, solve it. You can find Cp also. तो इस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हैं, लॉट ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व, कैन बी डायरेक्टली सॉल्व। लाइक कोई जरूरत नहीं है किसी कैलकुलेशन की, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो। सो इट इज नॉट जैसे NN लिखा N1 Cp1 N2 Cp2 डिवाइडेड बाय माइनस कर दें, इट्स नॉट माइनस। एक भी प्लस माइनस का गलती होगा तो फिर काम खराब हो जाएगा। सिर्फ आपको वैल्यूज याद रखनी है गामा की। मोनोटोमिक के लिए 5/3, डायटोमिक के लिए 7/5, एंड इफ इट इज सम ट्राइटोमिक गैस, आप अपने लेवल पे खुद बना सकते हैं क्वेश्चन, अब इट विल बी 4/3। ठीक, कल हम कुछ ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के।